Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about acute kidney failure, or we can say acute renal failure. So, what is acute kidney failure or acute kidney injury? The first is definition. It is an abrupt reduction in the kidney functions caused by failure of renal circulation or damage to glomeruli or tubules, usually reversible. देखो एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है कि किडनी फंक्शंस में एब्रप्ट रिडक्शन आना. ठीक है, अब देखो किडनी फंक्शंस होता क्या है. किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट है टू फिल्टर द ब्लड, है ना, टू फिल्टर द ब्लड और टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट और क्या क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है और एसिड बेस बैलेंस. सो ये सब क्या है, किडनी फंक्शंस है. तो एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, देयर विल बी अब्रप्ट और वी कैन से सडन रिडक्शन इन किडनी फंक्शंस. ठीक है, वो क्यों होता है. इट कैन बी कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ रीनल सर्कुलेशन, या तो रीनल सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर डैमेज है टू ग्लोमेरुलाई और ट्यूब्यूल, एंड दिस डिजीज कैन बी रिवर्सिबल. ठीक है, एंड द किडनी एक्यूट किडनी इंजरी इज एविडेंस्ड बाय चेंज इन लेबोरेटरी वैल्यूज. कौन कौन से लेबोरेटरी वैल्यूज, सच एज सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड यूरिन आउटपुट. क्लियर डेफिनेशन. एक्यूट किडनी इंजरी मीन्स किडनी फंक्शंस का जो किडनी फंक्शंस है वो एब्रप्टली रिड्यूस होना. ठीक है, अब जब AKI हम कब बोलेंगे, व्हेन वन ऑफ द क्राइटेरिया इज मेट. ठीक है, और वो क्राइटेरिया क्या है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन ऑफ एटलीस्ट 0.3 mg/dl विद इन 48 आवर्स, या फिर देयर विल बी a 50% increase in baseline serum creatinine within 7 days, और या तो क्रेटिनिन में ये दोनों चीज़ों में से एक होगी, या फिर यूरिन आउटपुट ऑफ लेस देन 0.5 ml/kg/hour फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स. ठीक है, समझ आया, डेफिनेशन क्लियर है. एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, देयर विल बी रिडक्शन इन द किडनी फंक्शंस. ठीक है, which can be evidenced by change in laboratory values such as serum creatinine, blood urea nitrogen and urine output. Clear definition? Next comes causes of acute renal failure. Causes क्या होंगे, there are pre-renal causes, post-renal causes and intrarenal. As the name suggests, pre-renal means before the kidneys, है ना, मतलब किडनीज से आने से पहले. सी हेयर, ये किडनीज है, किडनीज में आने से पहले जो होता है डेट इज प्री रीनल. दीज आर द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड बिफोर इट रीचेज द किडनीज. ठीक है, मतलब आपका जो ब्लड फ्लो है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, मार्क डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो. सेकेंड है पोस्ट रीनल. पोस्ट रीनल में क्या होता है, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट ऑफ द किडनीज. कि किडनीज में नहीं, अभी जब यूरिन हमारे किडनी से बाहर निकलता है तो उसमें प्रॉब्लम है. ठीक है, मे भी हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, है ना, विच कैन बी ड्यू टू एनी किडनी स्टोन और कैंसर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट और ड्यू टू सम मेडिकेशंस. ठीक है, थर्ड है हमारे पास कॉजेज इंट्रा रीनल कॉजेज, मीन्स विद इन द किडनीज. रीनल प्रॉब्लम्स विद इन द किडनीज इटसेल्फ डेट प्रिवेंट प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. ठीक है, मीन्स लाइक, या फिर हो सकता है कोई डिजीज़ हो गई या डिजीज़ ऑफ किडनीज, है ना, कोई ऐसी कंडीशन जो अफेक्ट कर रही है हमारी किडनी फंक्शंस को. ठीक है, सो द कॉजेज आर प्री रीनल, पोस्ट रीनल एंड इंट्रा रीनल. सी, अब जैसे हमने देखा एक्यूट किडनी इंजरी के हमने कॉजेज देखा, वी हैव प्री रीनल AKI, इंट्रिंसिक AKI और वी कैन से इंट्रा रीनल, एंड वी हैव द पोस्ट रीनल AKI. ठीक है, प्री रीनल में हमने बोला कि ड्यू टू रीनल ब्लड फ्लो की वजह से, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो है तो उसकी वजह से AKI हो रहा है. तो वो ब्लड फ्लो हमारा क्यों कम हो रहा है, मे बी वॉल्यूम डिप्लीशन,
लाइक हाइपोवोलीमिया, ठीक है, ड्यू टू लाइक बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, या फिर कोई हैमरेज की वजह से, जीआई लॉसेस की वजह से, ठीक है, रीनल लॉसेस की आपने ज़्यादा डायूरेटिक्स दे दिया, डायबिटिक इंसिपिडस, और थर्ड स्पेस लॉसेस, ठीक है। फर्स्ट कॉज हो गया हमारा प्री रीनल में, डैट इज वॉल्यूम डिप्लीशन। सेकेंड हो गया डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, कि जो हमारा इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है, और वो किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वाल्वुलर डिजीज, सिस्टमिक वेसोडाइलेशन, सेप्सिस और लीवर फेलियर, ठीक है। थर्ड कॉज हो सकता है डेट इज फंक्शनल, मे बी ड्यू टू सम ऑफ द मेडिकेशंस, है ना। मेडिकेशंस में हमारे क्या क्या आता है, फर्स्ट है एनएसआइड्स, देन ACE1 इनहिबिटर्स, ARBs एक्सेट्रा, ठीक है। रीनल प्री रीनल कॉजेज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रिंसिक और वी कैन से इंट्रा रीनल कॉजेज। इंट्रा रीनल कॉजेज में क्या होता है कि हमारा किडनी में प्रॉब्लम है ना, सो वी हैव द वास्कुलर डैमेज, कि रीनल आर्टरी या फिर वेन थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है, उन सब में। सेकेंड है ग्लोमेरुलर डैमेज, इसमें कौन कौन सा आता है, ग्लोमेरुलर पैथीज, ऑटो इम्यून डिजीज, नेफ्रोटिक या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम। थर्ड आता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, which can be due to some ischemia, then endogenous toxins and exogenous toxins. Next is acute intestinal nephritis है, ठीक है, मे बी ड्यू टू सम ड्रग्स एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। इंट्रिंसिक और इंट्रारीनल कॉजेज क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल होता है कि हमारा आउटफ्लो, यूरिन आउटफ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है, यूरिन आउटफ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है ना, विच कैन बी ड्यू टू ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लाइक ड्यू टू BPH एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से, देन यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और वी कैन हैव रीनल पैल्विक और ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन। सो अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आप कॉजेज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कॉजेज़ में 3 कॉजेज़ पढ़े, फर्स्ट इज प्री रीनल, देन वी हैव intrarenal within the kidneys and last is post renal, है ना। प्री रीनल में हमारा किसकी वजह से है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, वो किसकी वजह से हो सकता है, हाइपोवोलीमिया की वजह से हो सकता है, मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंट्रारीनल। इंट्रारीनल होता है ड्यू टू सम डिजीज कंडीशन, उसमें हो सकता है वास्कुलर डैमेज, ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलर डैमेज, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से, एंड देन पोस्ट उसमें है हमारा पोस्ट रीनल में आता है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द लाइक ब्लैडर आउटलेट और यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट यही वो पिक्चर दिखाया हुआ है सेम, लाइक बिफोर किडनीज में आने से पहले अगर कोई भी ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्री रीनल इम्पेयरमेंट, देन अगर हमारे किडनीज में वो प्रॉब्लम है तो इट इज़ इंट्रिंसिक रीनल इम्पेयरमेंट, एंड किडनीज के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलेंगे पोस्ट रीनल कॉजेज, क्लियर है। नेक्स्ट आर द रिस्क फैक्टर्स, कि किन किन में एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस हैं। द फर्स्ट इज विद द एडवांस्ड एज, नेक्स्ट डायबिटीज़ एंड द हाइपरटेंशन, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होता है उनमें ज़्यादा चांसेस है ऑफ गेटिंग द एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि डायबिटीज़ में आपने इसका कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ा होगा ना, नेफ्रोपैथी पढ़ा है ना, तो उसकी वजह से भी। देन हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ अगर ऑलरेडी आपको है तो जैसे इंट्रारीनल कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उन सब की वजह से। देन लीवर डिजीज़ और द ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल्स इन योर आर्म्स और लेग्स, आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह पढ़ा था ना हमने लास्ट कॉजेज़ में, क्लियर है रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट आर द क्लिनिकल फीचर्स। सो अगर देखो पेशेंट को हमें किडनी इंजरी है, अगर पेशेंट को किडनी इंजरी है तो पेशेंट को क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को होगा पेरिफेरल एडीमा,
ठीक है। अब पेशेंट को एडीमा है, सोडियम वाटर रिटेंशन है, तो उसकी वजह से होगा पेशेंट को वेट गेन। ठीक है। पेशेंट कैन हैव नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, और देयर कैन बी मेंटल स्टेटस चेंजेस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है ना। लाइक अगर सोडियम का इम्बैलेंस है तो देयर कैन बी द मेंटल स्टेटस चेंजेस, fatigue, shortness of breath और pruritus. These are the main clinical features of acute kidney injury. Else आप यहाँ पे देख सकते हो साइकोलॉजिकल में there can be anxiety, depression, न्यूरोलॉजिक में we can have fatigue, headache, sleep disturbance, encephalopathy. Then cardiovascular में hypertension, heart failure, coronary artery disease, pericarditis. So these are some of the complications भी आ जाते हैं ना। पल्मोनरी में आपको पल्मोनरी एडीमा दिखेगा, यूरेमिक प्लूराइटिस, निमोनिया। ठीक है। देन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, थायराइड एबनॉर्मलिटीज़, एमेनोरिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। जीआई सिस्टम में आपको दिखेगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्राइटिस। सो दीज आर द वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी टेस्ट कि आपको कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं। फर्स्ट आपने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि मेन क्या करते हैं हम, यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, एंड दूसरा क्या था, सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है। सो सबसे पहले आप चेक करेंगे सीरम क्रिएटिनिन। तो यूजुअली जब एक्यूट किडनी इंजरी होते हैं तो हमारा क्रिएटिनिन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.6 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। यूजुअली नॉर्मल वैल्यूज़ ब्लड वैल्यू पूछा जाता है। तो सीरम क्रिएटिनिन का कितना है, 0.6 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है आपको बन इंक्रीज मिलेगा, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन एंड एलिवेटेड बन कंसंट्रेशन। नॉर्मल कितना होता है, 8 to 25 mg पर डेसीलीटर। देन डिक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस डिक्रीज मिलेगा, नॉर्मल होता है 90 to 120 ml पर मिनट। देन बन रेशो, क्रिएटिनिन रेशो चेक करेंगे, इट विल बी ग्रेटर देन 20:1 इन प्री रीनल AKI। और बन और क्रिएटिनिन रेशियो लेस देन मिलेगा हमें 20:1 इन इंट्रिंसिक एंड पोस्ट रीनल AKI। ठीक है। देन यू विल चेक द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे जिसमें हमको मिल सकता है हाइपरकैलीमिया, एंड वी विल डू द ABG। ABG में यू कैन सी द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आप यूरिन आउटपुट मेजर करेंगे पर डे का। देन यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन, MRI और द किडनी बायोप्सी। सो दीज आर द लेबोरेटरी टेस्ट विच कैन बी डन फॉर एक्यूट किडनी इंजरीज। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फेलियर सॉरी। सो वी हैव 4 phases। ठीक है। रीनल फेलियर में 4 phases हैं। फर्स्ट फेज है इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स जब से मतलब स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्ट विद इनिशियल इंसल्ट टिल द डेवलपमेंट ऑफ ओलिग्यूरिया। इनिशियल स्टेज से टिल जब तक पेशेंट को ओलिग्यूरिया डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम इनिशिएशन स्टेज। ठीक है। सेकेंड फेज आता है हमारा ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया मीन्स जब आपका यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 400 ml पर डे हो जाएगा। एन्यूरिया भी आपने पढ़ा होगा, एन्यूरिया होता है लेस देन 100 ml यूरिन पर डे। ठीक है। सो ओलिग्यूरिया होगा जब पेशेंट का यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे होगा। और आपको ओलिग्यूरिया में ही मिलेंगे साइंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम सच एज हाइपरटेंशन, प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, एडीमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन इसी में आपको साइंस मिलेंगे ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें आपको कॉस्मोल रेस्पिरेशंस मिलेंगी। देन हाइपर वॉल्यूमिया होगा, हाइपरकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर है। फर्स्ट स्टेज समझ में आई। फर्स्ट स्टेज होती है जब से स्टार्टिंग इंसल्ट हुई विद टिल द डेवलपमेंट ऑफ ओलिग्यूरिया। ठीक है। ओलिग्यूरिया स्टेज आ गई। ओलिग्यूरिया में आपको दिखेंगे साइंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, साइंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। देन थर्ड स्टेज होती है हमारी डायूरेटिक्स और डायूरेटिक फेज। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट है वो स्लोली इंक्रीज करेगा, स्लोली राइजेस।
ग्रेजुअल डिक्लाइन होगा बर्न और क्रेटिनिन लेवल में, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्यूट किडनी इंजरी में हमारा बर्न और क्रेटिनिन इंक्रीज होता है, तो हमारे डायूरेटिक फेज में जो बर्न का लेवल है और क्रेटिनिन का लेवल है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोवोलीमिया कैन अकर इन डायूरेटिक फेज, क्योंकि डायूरेसिस में ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो पेशेंट को कैन गो इनटू हाइपोवोलीमिया फेज। देन फोर्थ फेज हमारा रिकवरी फेज। रिकवरी में क्या होगा, देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है 4 फेजेस। तो कौन कौन सा फेज पढ़ा हमने? फर्स्ट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन कहाँ तक होता है? टिल डेवलपमेंट ऑफ ओलिगुरिया। सेकेंड ओलिगुरिया फेज, थर्ड इज डायूरेटिक फेज एंड फोर्थ इज रिकवरी फेज। क्लियर है? नेक्स्ट सी, जो इनिशिएशन फेज होता है वो होता है हमारा 40 to 2 days के लिए। इसमें सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिन आउटपुट आपका यूजुअली नॉर्मल रहता है। सेकेंड फेज हमने पढ़ा था ओलिग्यूरिक, ये 2 days से 2 weeks तक हो सकता है। इसमें सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज करेगा एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओलिग्यूरिया में तो क्या हो रहा था, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा था ना। देन थर्ड है डायूरेटिक फेज में, इट लास्ट फॉर 2 weeks to 4 weeks। इसमें सीरम क्रिएटिनिन डिक्रीज करेगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने डायूरेटिक में क्या पढ़ा था, यूरिन आउटपुट ग्रेजुअली इंक्रीजेज, है ना। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा। अब यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो आपका सीरम क्रिएटिनिन ठीक होने लगेगा, तो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। देन रिकवरी फेज में हमारा फिर से मोर देन 4 weeks और हमारा सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा एंड यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है फेजेस? तभी हम इसको बोलते हैं, देखो ये नॉर्मल से पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर नॉर्मल हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल डिजीज कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है हमारा मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी होता है वो होता है करेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो आपने देखा कि इसमें पेशेंट को क्या मिलता है, हाइपरकैलीमिया, है ना। हाइपरकैलीमिया मिलेगा, तो हाइपरकैलीमिया को करेक्ट करना है हमें, और इसमें हाइपरनेट्रीमिया भी होता है। सो वी हैव टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अगर हाइपरकैलीमिया हो तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो वी हैव टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट। और फ्लूइड में आपने देखा कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, हाइपोवोल्यूमिया होता है, तो उसकी हाइपोवोल्यूमिया देखा था ना इन प्री रीनल कॉजेज, जिसकी वजह से हमारा AKI हो रहा है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड है करेक्ट करना है डिहाइड्रेशन, ठीक है। थर्ड कीप अदर बॉडी सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली। जैसे आपने पढ़ा सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा था, आपका ये प्लूरल एफ्यूजन हो रहा था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा था। तो अब आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि जो अदर बॉडी सिस्टम्स है वो वर्क करे प्रॉपरली, ठीक है। जैसे प्लूरल एफ्यूजन को ठीक करना है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। तो जब आपका किडनीज का फंक्शन डिट्योरेट करता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरे बॉडी सिस्टम्स है वो वर्क करे प्रॉपरली। देन फोर्थ है आप देंगे डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स में देंगे फुरोसेमाइड और टोर्सेमाइड, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को क्या है एडीमा होता है, तो वो हमारा जो भी एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए वी विल गिव फुरोसेमाइड एंड टोर्सेमाइड। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट। आपने देखा होगा वेन एवर पेशेंट इज हैविंग हाइपरकैलीमिया, ठीक है, तो हम देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना। GI ड्रिप देते हैं जिसमें D25 विद इंसुलिन, और क्या देते हैं एक अस्तालिन नेबुलाइजेशन देते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे इन केस ऑफ हाइपरकैलीमिया। सोडा बाइकार्बोनेट देंगे टू करेक्ट द सोडा बाइकार, एंड लास्ट इज डायलिसिस करेंगे आप। क्लियर? सो दिस इज द मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में क्या करोगे, प्रोवाइड प्रॉपर डाइट। तो हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, अगर कोई भी हमारी किडनी कंडीशन एक्यूट फेज में है तो आप जो है हाई प्रोटीन डाइट देंगे, है ना। बट अगर ये सीवियर कंडीशन है तो आप लो टू मॉडरेट प्रोटीन देंगे। देन
हाई कैलोरी डाइट देते हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट विद हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स, ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। नेक्स्ट है फूड्स एंड फ्लूइड्स कंटेनिंग पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आर रिस्ट्रिक्टेड। तो पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम, क्योंकि पेशेंट को चांसेस है हाइपरकैलेमिया का। तो हाई पोटेशियम फूड्स कौन से होते हैं, लाइक बनाना, तो वो सब रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पेशेंट में रिक्वायर द पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो कुछ केसेस में TPN देने के भी रिक्वायरमेंट होती है। सो क्लियर है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। In this we will give the high protein diet, high carbohydrate diet and low potassium and low sodium diet. Clear है? Next है complications. So acute renal failure can affect the entire body. ठीक है, सबसे ज़्यादा patient can have the infections, hyperkalemia, hyperphosphatemia, hyponatremia and in some cases hypernatremia। ठीक है, तो इसमें दोनों हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है। देन वाटर ओवरलोड, जिससे हमें क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल एफ्यूजन है ना, पेरिकार्डाइटिस, रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स मेंटल स्टेटस चेंजेस भी होंगे, एंड इम्यून डेफिशिएंसी। सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी. So this much is the topic. I hope this topic is clear to you. So in this class we have discussed about the acute kidney injury. In this we discussed about the definition, the causes of acute renal failure, pre-renal, post-renal and intra-renal. Then we have discussed about the risk factors, the clinical features, the laboratory test which we have to do. Then phases of renal failure, that is initiation phase, oliguric phase, diuretic and recovery phase. Next we have discussed about the management, medical and pharmacological treatment, then the nutritional management, and at the last we have done about the complications. So I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, write down in the comment section, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.